दूसरी सुबह राजा नवाज ने फोन पर कहा, उस खुफिया हाथ से मेरी गुफ्तगू हो चुकी है। उसकी बातों से पता चला कि मुझसे राब्ता होने से पहले उसने मेरे बारे में मुख्तलिफ जराए से मालूमात हासिल की हैं। उसके जासूस मेरे उस घर तक पहुंच गए थे जहां मैं यूनिवर्सिटी जाने के दिनों में रहा करता था। खुफिया हाथ बहुत मोहतात है, आइंदा मुझे मजीद आजमाएगा। उसकी 3 खुफिया एजेंसियां कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में हैं। उसने तीनों एजेंसियों के पते, उनके इंचार्ज के नाम और फोन नंबर्स दिए हैं। मुझे उन सब से मुलाकात करने को कहा है। आज मैं कराची वाली खुफिया एजेंसी में जाऊंगा, फिर तुम्हारे प्रोग्राम के मुताबिक लाहौर और इस्लामाबाद का रुख करूंगा। अमीर हमजा ने कहा, क्या तुमने बताया है कि तुम तन्हा नहीं रहते, तुम्हारा एक साथी भी है? राजा ने कहा, हाँ, मैंने एक साथी का फर्जी नाम इमरान बताया है और ये कहा है कि वो मेरे साए की तरह छुपा रहता है, मुसीबत की धूप में नजर आता है, सिर्फ मुझे नजर आता है और किसी को दिखाई नहीं देता। हमजा ने कहा, ये तुमने अच्छी बात कही, तुम्हारी निगरानी करने वाले साथी को तुम्हारी हिफाजत के लिए छुप कर रहना चाहिए। राजा नवाज ने पूछा, लेकिन वो फर्जी साथी इमरान कौन होगा? अमीर हमजा ने कहा, कभी मैं और कभी फरमान तुम्हारे बॉडीगार्ड्स बनकर छुपे रहेंगे। कराची की खुफिया एजेंसी वालों से मुलाकात करके दूसरे दिन लाहौर चले जाओ, फिर वहाँ से इस्लामाबाद चले आओ। उन्होंने फोन बंद करके मुझसे कहा, तुम्हारी अम्मी किसी दिन हमसे मिलने कराची आने वाली हैं। उन्हें फोन पर बता दो कि तुम यहाँ हो और आज शाम तक उनके पास लाहौर पहुँच रहे हो। मैंने अम्मी से फोन पर कहा, मैं आज शाम तक आ रहा हूँ, आप कहाँ होंगी? उन्होंने खुश होकर कहा, आज इतवार है, मैं छुट्टी करने और आराम करने के लिए प्राइवेट कॉटेज में आई हुई हूँ, तुम यहीं आ जाओ। मैंने कहा, ठीक है, मैं वहीं आऊंगा। उन्होंने पूछा, हमजा कहाँ है? मैंने कहा, यहाँ मेरे करीब हैं, आप बात करें। हमजा ने फोन लेकर उन्हें सलाम किया, फिर कहा, आपकी दुआओं से हमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कुछ नाकामियां भी होती रहती हैं, मगर नाकामियों को बर्दाश्त करने और उन नाकामियों से सबक सीखने वालों को कामयाबियां जरूर हासिल होती हैं। वो बोली, दुरुस्त कहते हो, क्या फरमान के साथ आ रहे हो? अमीर हमजा ने कहा, नहीं आ सकूंगा, यहाँ बहुत काम निकल आया है। नेकबख्त को इलेक्शन में नाकाम करने के लिए आज ही से जरूरी इक़दामात कर रहा हूँ। वो बोली, कोई बात नहीं, मुलाकात फिर हो जाएगी, पहले काम करो। फरमान को अभी रवाना करोगे तो वो शाम तक मेरे प्राइवेट कॉटेज तक पहुंच सकेगा। अमीर हमजा ने कहा, ठीक है, ये अभी नाश्ता करके रवाना हो जाएगा। मैं उनके प्रोग्राम के मुताबिक नाश्ता करके रवाना हो गया। हमजा साहब ने एक MNA से फोन पर राब्ता किया, फिर कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें जानता हूँ और ये खुशखबरी सुना रहा हूँ कि आज से तुम आजाद हो। नेकबख्त तुम्हें वीडियो फिल्म और तहरीरी बयान के जरिए अपने दबाव में नहीं रखेगा। उसने पूछा, तुम कौन हो? ये कैसे जानते हो कि नेकबख्त ने मुझे अपने दबाव में रखा है? हमजा ने कहा, ये ना पूछो मैं कौन हूँ, अभी नेकबख्त को फोन करके इतना कहो कि वो तुम्हारे तहरीरी बयान की एक फोटोस्टेट कॉपी और वीडियो फिल्म का कोई एक सीन किसी दूसरे कैसेट में रिकॉर्ड करके दे दे। अगर वो बहाना करे कि ये चीजें दूसरे किसी शहर में हैं, तो वो तुम्हारी तहरीर को फैक्स करके मंगवा सकता है। अगर वो ऐसा न करे तो समझ लेना कि उसके पास अब तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं रही। पिछली रात से नेकबख्त की नींद उड़ी हुई थी। उसके साथ सेक्रेटरी और तमाम मुशीर जाग रहे थे। वो अपने सुराग रसानों के जरिए ये मालूम करने की कोशिशें कर रहा था, लेकिन सुराग नहीं मिल रहा था कि उसकी ख्वाबगाह में कौन आया था, कब आया था। वो तिजोरी का सामान ले गया और उसे किसी ने क्यों नहीं देखा। उसके महल में बड़े छोटे मुलाजमीन, सिक्योरिटी गार्ड्स, सेक्रेटरी और तमाम मुशीर हजरात सभी सहमे हुए थे। इतना बड़ा नुकसान हुआ था जैसे महल में ज़लज़ला आ गया हो। फोन की घंटी बजने लगी। सेक्रेटरी ने रिसीवर उठाकर सुना, फिर नेकबख्त से कहा, सर, MNA रफीक साहब का फोन है, आपसे बात करना चाहता है। नेकबख्त ने नागवारी से रिसीवर लेकर कहा, रफीक, किसी दूसरे वक्त फोन करो, अभी मैं बहुत परेशान हूँ। रफीक ने कहा, जस्ट अ मिनट, बात बहुत अहम है, आप सुन लें। नेकबख्त ने कहा, जल्दी बोलो। रफीक बोला, मेरा जो खुफिया तहरीरी बयान आपके पास है, उसकी फोटोस्टेट कॉपी मुझे आधे घंटे के अंदर चाहिए और मैं अपनी तसल्ली के लिए अपनी वीडियो का सिर्फ एक मंजर देखने के लिए अभी आ रहा हूँ। नेकबख्त गुस्से से बोला, मैं यहाँ अहम मामलात में उलझा हुआ हूँ और तुम मुझे डिस्टर्ब करने यहाँ आना चाहते हो। ये बातें तुम किसी दूसरे वक्त कर सकते हो। रफीक ने कहा, आप जिन मामलात में उलझे हुए हैं उन्हें दूर करने में आपसे ताउन करूंगा, लेकिन आप मेरा मुतालिबा अभी पूरा करें। नेकबख्त बोला, बात समझा करो, तुम्हारी वो चीजें कराची में हैं। रफीक ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे तहरीरी बयान को कराची से फैक्स करने का हुक्म दें, मेरा मुतालिबा पूरा हो जाएगा। नेकबख्त ने कहा, तुम अपने मुतालिबात के सिलसिले में जिद क्यों कर रहे हो? वो बोला, आप मेरे मामूली से मुतालिबात पूरे करने से कतरा क्यों रहे हैं? नेकबख्त ने कहा, रफीक, पहले तुम मुझसे ऐसे अंदाज में गुफ्तगू नहीं करते थे, अब तुम्हारे तेवर क्यों बदल गए हैं? वो बोला, मैं पार्टी भी बदल सकता हूँ, आप इलेक्शन के नाजुक मोड़ पर खड़े हैं, मैं आपको छोड़कर
कर अपोजिशन वालों का बोलबाला कर सकता हूँ। उसे अंदाजा हो गया कि ब्लैकमेल होने वाले एमएनए रफीक को किसी तरह अहम दस्तावेजात की चोरी का इल्म हो गया है। वो परेशान होकर बोला, प्लीज 1 घंटे तक सब्र करो, मैं तुम्हें खुद ही फोन करूंगा। रफीक ने कहा, कोई बात नहीं, 1 घंटे में कयामत नहीं आ जाएगी, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। उसने रिसीवर रख कर अपने मुशीरों को देखा, फिर कहा, आप हजरात ने फोन पर होने वाली बातों से अंदाजा किया होगा कि एमएनए रफीक तेवर बदल कर बोल रहा था। वो हमारी पार्टी छोड़ने की भी धमकी दे रहा है। इसका मतलब है उसे मेरे सेफ से चुराई जाने वाली चीजों के बारे में किसी से कुछ मालूम हो गया है। एक मुशीर ने कहा, जनाब आली, किसी से क्या, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये वारदात अमीर हमजा ने की है और उसने रफीक को समझाया है कि वो आइंदा आपके दबाव में नहीं आए। नेकबख्त ने कहा, उसे अनीला की हलाकत का यकीन हो चुका है, उसने इंतकामन ऐसा किया है। मुझे मालूम था वो जवाबन मुझे भी हलाक करना चाहेगा, फिर सियासी तौर पर मुझे नुकसान पहुंचाएगा। ओ गॉड, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे बेडरूम के सेफ तक पहुंचकर मुझे सियासी तौर पर इस कदर कमजोर कर देगा। दूसरे मुशीर ने कहा, 3 एमएनए और 2 एमपीए आपके दबाव में रहते थे। उन्होंने अपने 3 और दोस्त एमएनए को आपका हिमायती बना दिया था। आइंदा असेंबलियों में अक्सरियत हासिल करने की जंग लड़ी जाएगी तो ये 6 एमएनए हमारा साथ छोड़कर हमारे हिमायतियों की तादाद कम कर देंगे। उसी वक्त फोन की घंटी बजने लगी। सेक्रेटरी ने रिसीवर उठाकर सुना, फिर नेकबख्त की तरफ बढ़ाकर कहा, चौधरी सलामत अली आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। नेकबख्त ने रिसीवर लेकर उसके माउथ पीस पर हाथ रखकर मुशीरों से कहा, ये चौधरी भी हमारे दबाव में था, मालूम होता है ये भी रफीक की तरह तेवर बदलने वाला है। मुशीरों ने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। नेकबख्त ने माउथ पीस पर हाथ रखकर कहा, हेलो चौधरी साहब, मुझे कैसे याद किया? वो दूसरी तरफ की बातें सुनते हुए अपने मुशीरों को इशारे से समझाने लगा कि चौधरी सलामत अली भी पटड़ी बदलने की धमकियां दे रहा है। फिर उसने फोन पर कहा, चौधरी साहब, आप सिर्फ इतना बता दें कौन आपको मेरे खिलाफ भड़का रहा है। आप दुश्मनों की चाल में आ रहे हैं, जबकि मैं अभी अपने मुशीरों के साथ बैठा आप ही का जिक्र कर रहा था कि आइंदा इलेक्शन के नतीजे में हम अपनी हुकूमत बनाएंगे तो आपको किसी अहम शोबे का वजीर बनाएंगे। चौधरी ने कहा, आपकी इनायत है जो ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन जब हुक्मरान बने थे तो तब आपने वजारत तो क्या 50 लाख का कर्जा भी नहीं दिलवाया। आप जानते थे कि हम आपके दबाव में रहेंगे, हमें कुछ हासिल न हो तब भी आपकी अक्सरियत तोड़कर अपोजिशन से नहीं मिलेंगे। नेकबख्त ने कहा, चौधरी साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। चौधरी बोला, ये तो मैं कई बरसों से समझ रहा हूँ। आज मुझे जंजीरें तोड़ने का मौका मिल गया है और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ दूसरे दबाव में रहने वाले भी आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं। उस अजनबी ने फोन पर मुझे कहा था कि मेरी कोई कमजोरी अब आपके पास नहीं रही। उसने दुरुस्त कहा था, अब आप हमारे लिए एक खोटे सिक्के हैं। दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया। नेकबख्त ने गुस्से में रिसीवर को एक तरफ फेंक दिया, फिर सेक्रेटरी से कहा, खुफिया हाथ से बात करवाओ। एक मुशीर ने कहा, आप जरूर खुफिया हाथ से बात करें, लेकिन अमीर हमजा ने जो नुकसान पहुंचाया है उस नुकसान को पूरा करने के लिए हमें खुद ही कुछ करना होगा। खुफिया हाथ आपको सिर्फ दौलत और ताकत दे सकता है, अपने वसी ज़राए और इख्तियारात का सहारा दे सकता है, वरना वो भी आज तक अमीर हमजा को न काबू कर सका और न ही किसी मरहले पर उसे पसपा कर सका। नेकबख्त ने कहा, मैं समझ रहा हूँ, खुफिया हाथ भी मेरा आज का नुकसान पूरा नहीं कर सकेगा, न चोरी शुदा अहम चीजें वापस दिला सकेगा और न ही अमीर हमजा का मुहासबा कर सकेगा, लेकिन वो कोई कारामद मशवरा दे सकता है। सेक्रेटरी ने एक मोबाइल फोन बढ़ाते हुए कहा, खुफिया हाथ का सेक्रेटरी लाइन पर है। नेकबख्त ने फोन को कान से लगाकर कहा, मैं नेकबख्त बोल रहा हूँ, साहब से कहो बहुत अहम मसले पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उसे इंतजार करने को कहा गया। फिर खुफिया हाथ की भराई हुई आवाज सुनाई दी, अहम मसला क्या है? वो बताने लगा कि अमीर हमजा पिछली रात उसके सेफ से अहम दस्तावेजात, ऑडियो, वीडियो और माइक्रो फिल्में चुरा कर ले गया है। इसके नतीजे में 6 एमएनए और 4 एमपीए उसकी ब्लैकमेलिंग से आजाद होकर अपोजिशन पार्टी में चले गए हैं। खुफिया हाथ ने कहा, इससे पहले अनीला तुम्हारे सेफ से हमारा खुफिया मुआहिदा चुरा कर ले गई थी, अब वैसी ही चोरी दोबारा हुई है। तुम कैसी कमजोर सिक्योरिटी रखते हो। मैंने तुम्हें पहली गलती से बचाया, चोरी होने वाले खुफिया मुआहिदे को वापस हासिल किया, अनीला और तुम्हारे स्कैंडल को खत्म करवाने के लिए अनीला को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब क्या समझते हो मैं अमीर हमजा को भी खत्म कर दूं? क्या वो कभी काबू में आया है? क्या उसकी हलाकत के बाद चुराई हुई वो अहम दस्तावेजात वापस मिलेंगी? वो तुम्हारे खिलाफ संगीन बदउनवानी और करप्शन के सबूत ले गया है। अब सर पकड़ कर बैठे रहो और इक्तदार की कुर्सी को ख्वाब में भी देखना छोड़ दो। नेकबख्त ने कहा, सर मुझे एक और मौका दें, कुछ अरसे के लिए राजा नवाज को मेरी खिदमत के लिए छोड़ दें, मैं दूसरी चालें चलूंगा। खुफिया हाथ ने कहा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारी दूसरी चालों की तफसीलात सुनूं। राजा नवाज को अपनी खिदमत के लिए रखो, मैं बाद में नताइज मालूम करूंगा। मैं उसे कहता हूँ वो अभी तुमसे राब्ता करेगा।
दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया। नेकबख्त ने अपना फोन ऑफ करके सेक्रेटरी को दिया। एक मुशीर ने कहा, मौजूदा इलेक्शन में आपकी पोजीशन उसी वक्त मजबूत हो सकती है कि आपके खिलाफ जितने दस्तावेजात चोरी किए गए हैं वो वापस मिल जाएं। क्या राजा नवाज वो दस्तावेजात वापस ला सकेगा? नेकबख्त बोला, अभी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है जैसे जहन खाली हो गया है। मैं सोचने के काबिल नहीं रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद राजा नवाज ने फोन पर राब्ता किया। नेकबख्त ने उसे सेफ से चोरी होने वाले दस्तावेजात की अहमियत बताई। इस चोरी के बायस उसे जो नुकसान पहुंच रहा था उसके बारे में भी बताया। फिर अमीर हमजा के खिलाफ जहर उगलता रहा। राजा नवाज ने कहा, हम में से कोई अमीर हमजा का पता ठिकाना नहीं जानता है। उसे तलाश करने की कोशिशें की जाएंगी तो इलेक्शन की तारीख सर पर आ जाएगी। क्या आप अमीर हमजा को तलाश करने में वक्त जाया करना चाहते हैं? नेकबख्त ने कहा, नहीं, उसे ढूंढ निकालना मुश्किल होगा। मैं उसे अपने खिलाफ जहर उगलने का मौका दूंगा क्योंकि मेरे खिलाफ दस्तावेजात पेश करने के वसी जराए उसके पास नहीं है। अखबारात, रेडियो और टीवी वगैरह जैसे मीडियाज खुफिया हाथ के ज़रिए असर हैं। चंद अखबारात जो दस्तावेजी सबूत के साथ हमारी करप्शन और बदउनवानियों की तफसीलात शाया करते हैं, उन्हें पढ़ने वाले ज्यादा हैं, समझने वाले बहुत कम। हमारे खिलाफ आवाज उठाने से पहले अपनी आल औलाद और महंगाई का बोझ उठाने लगते हैं। हमारी हिमायत में बोलने वाले और हमारा बेहतरीन चाल चलन पेश करने वाले मीडियाज बहुत मजबूत हैं। इसीलिए हमारी करप्शन की तफसीलात छोटे पैमाने पर सामने आने के बावजूद हम मुहिब्बे वतन सियासतदान माने जाते हैं। हमारी कौम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो आंखों देखी मक्खी निगल जाती है। राजा नवाज ने कहा, फिर तो आपको मुतमईन रहना चाहिए। अमीर हमजा उन दस्तावेजात को चुरा कर आपको अवाम में बदनाम नहीं कर सकेगा। नेकबख्त ने कहा, बेशक ये इत्मीनान है, लेकिन उसने चंद अहम कागजात के जरिए मेरे कई हिमायती सियासतदानों को मुझसे अलग कर दिया है। वो इस इलेक्शन में कामयाब होकर काशिफ अकबर का साथ देंगे तो मैं असेंबली में अक्सरियत हासिल नहीं कर सकूंगा। राजा ने कहा, तो फिर ये कहिए कि अमीर हमजा से ज्यादा आपका हरीफ काशिफ अकबर है। नेकबख्त बोला, हाँ, जिस तरह तुमने रहमान जन्ना को हलाक किया और सिंध के अंदरूनी इलाकों में उसके रोब और दबदबे को खत्म किया है, उसी तरह पंजाब में काशिफ अकबर की मकबूलियत का ग्राफ नीचे गिरा दो। अगर मेरे 8 हिमायती उसकी तरफ जाएं तो उसके 16 हिमायती मेरे पास आएं। राजा ने कहा, ऐसा करने के लिए अपने मुखालिफ की बहुत बड़ी बड़ी कमजोरियां मालूम करनी पड़ती हैं। ये बात आपसे ज्यादा कौन जान सकता है कि असेंबली में अपने हिमायती दौलत और विजारत का लालच देकर खरीदे जाते हैं या फिर उनकी जाती कमजोरियों का सबूत हासिल करके उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। नेकबख्त ने कहा, काशिफ अकबर के तमाम अहम और खुफिया दस्तावेजात उसकी बीवी दुर्दाना बेगम की तहवील में रहते हैं। अमीर हमजा केटी बंदर का खुफिया मुआहिदा सीपा के डायरेक्टर जनरल हैरल्ड जॉन्स से छीन कर ले गया था। ऐसे ही कई खुफिया मुआहिदों के कागजात दुर्दाना बेगम के जाती सेफ में या बैंक के लॉकर्स में हैं और उनके ऐसे जाती राज भी तहरीरी सूरत में होंगे जिन्हें हम नहीं जानते हैं। तुम उनके ऐसे दस्तावेजी ठोस सबूत हासिल करके उनकी सियासी पोजीशन को कमजोर बना सकते हो। राजा ने कहा, आप दुर्दाना बेगम के महल का अंदरूनी नक्शा, उनके मुलाजमीन और सिक्योरिटी गार्ड्स की तादाद और बैंक के लॉकर्स नंबर फराहम कर दें। मैं वहां से उनकी कमजोरियां निकाल कर लाऊंगा। नेकबख्त ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मतलूबा मालूमात कल तक फराहम कर दूंगा। कल दिन के 12 बजे तक मुझसे राब्ता करो। उनकी गुफ्तगू खत्म हो गई। किसी के महल के अंदर तक पहुंचना दुश्वार होता है, नामुमकिन भी होता है, लेकिन सियासत में एक टीम के खिलाड़ी ज्यादा मरात और ज्यादा इख्तियारात हासिल करने के लिए दूसरी टीम में चले जाते हैं। दोनों तरफ की टीमों के खिलाड़ी इधर उधर होते रहते हैं। यूं दूसरी तरफ के खिलाड़ी उस टीम के तमाम राज लेकर आते हैं। महल के बहुत से अंदरूनी मामलात की जासूसी करते हैं। उसके बावजूद नेकबख्त ने कहा, दुर्दाना बेगम की कनीजों में जो सबसे मुंह चढ़ी है और दुर्दाना बेगम की राजदार है, उसे अगवा करके लाया जाए। उसके जरिए महल के तमाम राज मालूम हो जाएंगे। दूसरी तरफ राजा नवाज ने फोन पर अमीर हमजा से कहा, अब एक नए पहलू से 2 कुत्ते एक दूसरे को भंभोड़ने और काटने वाले हैं। मैंने कहा था कि जिस तरह अमीर हमजा ने तुम्हारे राज चुराए हैं, उसी तरह काशिफ अकबर के राज चुराकर उसकी सियासी कमजोरियां तुम्हारे पास पहुंचाऊंगा। पता चला काशिफ अकबर की तमाम अहम दस्तावेजात दुर्दाना बेगम की तहवील में रहती हैं। ये तमाम चीजें उसके महल के सेफ में होंगी या बैंक के लॉकर्स में। अमीर हमजा ने कहा, क्या तुमने दस्तावेजात चुराने का वादा किया है? राजा ने कहा, इस शर्त पर वादा किया है कि मुझे दुर्दाना बेगम के महल का अंदरूनी नक्शा, उसके मुलाजमीन और सिक्योरिटी गार्ड्स की तादाद और बैंक के लॉकर्स नंबर बताए जाएं। अमीर हमजा ने कहा, दुर्दाना बेगम की महल नुमा कोठी इस्लामाबाद में है। मैं देखूंगा कि वो तुम्हारी मतलूबा मालूमात हासिल करने के लिए क्या करते हैं। राजा बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है, वो कैसे कामयाब हो सकते हैं? अमीर हमजा ने कहा, पहरेदारों के दरमियान से गुजरने और महल के अंदरूनी हिस्सों से वाकिफ होने के लिए उन्हें वही करना होगा जो हमने नेकबख्त के महल में घुस कर किया
था, यानी दुर्दाना बेगम की कोठी में किसी खास हस्ती को अपने काबू में करके उसे मजबूर और बेबस बनाकर वहाँ के सही हालात मालूम करने होंगे। राजा ने कहा उस महल नुमा कोठी की सबसे खास हस्ती दुर्दाना बेगम की पर्सनल सेक्रेटरी होगी, जो दुर्दाना के बहुत से राज भी जानती होगी और उसकी ख्वाबगाह या किसी खुफिया कमरे के बारे में भी कुछ जानती होगी। अमीर हमजा ने कहा नेक बख्त ने तुमसे कहा है कि कल तक दुर्दाना की कोठी और बैंक के लॉकर्स के मुतालिक मालूम करके बताएगा। इसका मतलब है आज रात तक उसके कारिंदे उस महल नुमा कोठी की अहम हस्ती को अगवा करके उससे जबरन मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, हम भी देखेंगे कि वो आज रात तक किसी तरह की भी वारदात कैसे करते हैं। अमीर हमजा ने फोन से राब्ता खत्म करने के बाद अपने जांबाजों से कहा हमें दुर्दाना बेगम की महल नुमा कोठी के अतराफ मुस्तैद रहना चाहिए। हम अभी 1 घंटे के बाद यहाँ से निकलेंगे। दूसरे जांबाजों को भी वहाँ पहुँचने के लिए कह दो। दुर्दाना बेगम की कोठी का जो वसीओ अरीज अहाता था उसकी दीवारें भी बहुत ऊंची थी। कोठी के अंदर झांकना तो दूर की बात है, कोठी के बाहर अहाते के अंदर भी कोई नहीं देख सकता था। नेक बख्त जैसे मुखालिफिन के कारिंदे उस कोठी के चारों तरफ भटक सकते थे, लेकिन किसी तरह की जासूसी नहीं कर सकते थे। अमीर हमजा ने ठीक सोचा था कि नेक बख्त वहाँ से किसी को अगवा करवाएगा, तभी कोठी के अंदर जाने का कोई रास्ता मालूम कर सकेगा। उस कोठी से कुछ दूर उसके कारिंदे 3 मुख्तलिफ जगह 3 गाड़ियों में मौजूद थे। अमीर हमजा के जांबाज भी कई जगह दूर तक फैले हुए थे। वो कहीं बैठे हुए थे और कहीं राहगीरों की तरह गुजर रहे थे। उनकी गाड़ियां मुख्तलिफ जगह पार्क की हुई थी। दिन के 2 बजे उसके अहाते से 3 गाड़ियां बाहर आईं। आगे पीछे वाली गाड़ियों में मुसल्ला गार्ड्स थे। कार की पिछली सीट पर काशिफ अकबर अपनी बेगम दुर्दाना के साथ बैठा हुआ था। वो कहीं जा रहे थे। उनमें से किसी को अगवा करने से कोई फायदा हासिल न होता, इसलिए नेक बख्त के कारिंदों ने उनका ताकुब नहीं किया। अमीर हमजा ने मोबाइल के जरिए तमाम जांबाजों से कहा तुम सब इसी कोठी के अतराफ में रहो, मैं अभी वापस आऊंगा। वो अपने 2 जांबाजों के साथ दुर्दाना और काशिफ अकबर का ताकुब करने लगा। वो एक बैंक की बहुत बड़ी इमारत के सामने आकर रुक गए। उस बैंक में अमीर हमजा का अकाउंट एक फर्जी नाम से था। वो मियां बीवी 2 बॉडीगार्ड्स के साथ बैंक के दाखिली गेट के पास आए। वहां दोनों बॉडीगार्ड्स रुक गए क्योंकि किसी भी मुसल्ला शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। मियां बीवी अंदर गए, हमजा उनके पीछे था। वो हमजा को चेहरे से नहीं पहचानते थे। बैंक का तमाम अमला उन्हें देखकर अपनी जगह से उठकर सलाम कर रहा था, क्योंकि माजी में काशिफ अकबर उस मुल्क का हुक्मरान रह चुका था और ये सारे पाकिस्तानी जानते थे कि मौजूदा इलेक्शन के नतीजे में 2 में से कोई एक हुक्मरान बनने वाला है, काशिफ अकबर या नेक बख्त। बैंक का अमला भी काशिफ अकबर को सलाम करके खुश रखना चाहता था, ताकि सलाम के जवाब में आइंदा उनकी मुलाजमतें सलामत रहें। वो दोनों बैंक के मैनेजर के दफ्तरी कमरे में आए। वो भी अपनी जगह से उठकर सलाम करते हुए आगे बढ़ा। काशिफ अकबर ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया तो मैनेजर ने उसके हाथ को अकीदत से चूम लिया। उनके बैठने के लिए कुर्सियां साफ करने लगा, जबकि चपड़ासी उन्हें साफ कर चुका था। अमीर हमजा भी उस कमरे में आया। मैनेजर ने कहा मिस्टर प्लीज, अभी एक पार्टी से जरूरी गुफ्तगू हो रही है, आप बाहर तशरीफ रखें, मैं अभी आपकी खिदमत के लिए आपको बुलाऊंगा। हमजा ने कहा ये काशिफ अकबर साहब आपके लिए सिर्फ बैंक डीलिंग करने वाली पार्टी है, लेकिन हमारे तो हुक्मरान हैं, पहले भी थे और हमारी जिद्दोजहद से इस इलेक्शन में भी कामयाब होकर हुक्मरान बनेंगे। दोनों मियां बीवी ने घूमकर हमजा को देखा। उसने बड़े अदब से उन्हें सलाम किया, फिर कहा सर मैं तन्हाई में आपसे बहुत जरूरी बातें करना चाहता हूँ, सिर्फ 2 मिनट। काशिफ अकबर ने कहा यहाँ तन्हाई है, बोलो क्या चाहते हो। उसने मेज के पास आकर एक कागज कलम लेकर लिखा यहाँ मैनेजर हैं, मैं राज की बात नहीं कह सकूंगा। पिछली रात नेक बख्त की खुफिया तिजोरी से बहुत अहम दस्तावेजात, सियासी नौयत के ऑडियो और वीडियो कैसेट्स चोरी हो चुके हैं। मैं जो लिख रहा हूँ और जो मजीद कहना चाहता हूँ उसका सबूत अभी मेरे पास है। आप मैनेजर को थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दें या फिर मुझे अपने साथ ले चलें। हमजा ने वो तहरीर काशिफ अकबर को दी। उसने उसे पढ़कर चौंक कर हमजा को देखा, कुछ सोचा। दुर्दाना ने भी उसे पढ़ा। फिर काशिफ अकबर ने कहा बेगम तुम अपने लॉकर से जरूरी जेवरात निकालने आई हो, मैनेजर साहब के साथ लॉकर्स रूम में जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैनेजर ने दुर्दाना के लॉकर वाली चाबी ली, दूसरी चाबी दुर्दाना के पास थी। वो दोनों वहाँ से चले गए। काशिफ अकबर ने हैरानी से पूछा क्या ये सच है कि नेक बख्त के बहुत से अहम राज चोरी हो गए हैं? तुम वैसे हो कौन? हमजा ने कहा मैं अपने बारे में बताऊंगा, पहले आप मेरी सच्चाई का यकीन करें। नेक बख्त की पार्टी में चौधरी सलामत अली, रफीक और खालिद अहमद 3 MNA अपनी कमजोरियों के बायस असेंबली में नेक बख्त की हिमायत करते हैं, लेकिन अब वो हिमायत नहीं करेंगे। उनकी कमजोरियां वीडियो कैसेट और उनके अपने तहरीरी बयान में थी। अब ये मेरी जेब में है, ये देखिए। हमजा ने उन तीनों MNA के कागजात जेब से निकाल कर उसे दिए। उसने तीनों कागजात को पढ़कर कहा बेशक मैं इन तीनों की तहरीरों और दस्तखतों को पहचानता हूँ, लेकिन ये फोटोस्टेट कॉपियां हैं। हमजा ने कहा जी
جی ہاں، اصل کاغذات اور نیک بخت کے تمام اہم راز امیر حمزہ کے پاس محفوظ ہیں۔ کاشف اکبر نے چونک کر حمزہ کو دیکھا۔ اس نے کہا، میں حمزہ صاحب کا ایک جانباز ہوں۔ سیاست میں دوست کبھی دشمن ہو جاتے ہیں اور دشمن کبھی دوست بن جاتے ہیں۔ حمزہ صاحب نے پوچھا ہے، کیا آپ پرانی دشمنی بھول کر دوستی کرنا چاہیں گے؟ کاشف اکبر نے خوش ہو کر حمزہ کا ہاتھ تھام کر مسافے کے انداز میں ہلاتے ہوئے کہا، حمزہ صاحب کی دوستی سر آنکھوں پر۔ میں خود بھی ان سے رابطہ کرنا چاہتا تھا، کئی بار پرانے نمبروں پر فون کیا۔ میرا مڈل مین بھی ان کا سراغ لگانے میں مصروف ہے۔ حمزہ نے پوچھا، آپ حمزہ صاحب سے کیوں دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ جبکہ اس کی وجہ سے کیٹی بندر کے خفیہ معاملات کو حمزہ صاحب نے اچھالا، پھر یک کے بعد دیگرے آپ کے خلاف کئی الزامات ثابت کر کے آپ کی حکومت گرا دی۔ کاشف اکبر بولا، اب میری حکومت گرانے والے وہی حمزہ صاحب مجھے نیک بخت کے مقابلے میں کامیاب ہونے کا موقع دیں گے۔ میں جانتا ہوں اس کم ظرف نے حمزہ صاحب کی محبوبہ انیلا کو قتل کروایا ہے اور ان سے خفیہ ہاتھ کا معاہدہ چھین کر لے گیا ہے۔ ان حالات میں ان کے کام آ سکتا ہوں اور وہ میرے کام آ سکتے ہیں۔ حمزہ نے فون کے ذریعے بینک کے باہر ایک جانباز سے رابطہ کر کے کہا، حیدر علی، میں کوڈ ورڈز کہہ رہا ہوں، جناب امیر حمزہ صاحب کو اطلاع دو، صحرا میں پھول کھل سکتے ہیں۔ میں ابھی صحرا کے باغبان کے ساتھ ہوں، یہاں سے ان کے ساتھ کہیں تنہائی میں اہم معاملات طے کرنے جاؤں گا۔ تمام جاں بازوں سے کہہ دو کہ صحرا کے باغبان کو دشمن اور مجھے ان کا قیدی سمجھ کر حملہ نہ کریں۔ ان سے مذاکرات کے جو نتائج ہوں گے ان کے مطابق میں حمزہ صاحب سے رابطہ کر کے انہیں تفصیلات بتاؤں گا۔ ہو سکتا ہے حمزہ صاحب صحرا کے باغبان سے فون پر گفتگو کرنا چاہیں۔ دوسری طرف سے جاں باز حیدر علی نے کہا، آل رائٹ کمانڈر، آپ کی ہدایات پر عمل ہوگا۔ اور کوئی خاص بات؟ حمزہ نے کہا، اپنے دلیر اور ہوشیار جاں بازوں کو دردانہ بیگم کے محل کے اطراف چھپ کر نگرانی کرنے کو کہو۔ راجہ نواز مجھے دردانہ بیگم کے ساتھ دیکھ کر کوئی ایسی چال چل سکتا ہے جس کی ہم توقع نہیں کر سکتے۔ راجہ نواز سے بہت محتاط رہو، دیٹس آل۔ اس نے فون بند کر دیا۔ کاشف اکبر نے تائید میں سر ہلا کر کہا، یہ تم نے اچھا کیا، راجہ نواز کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ امیر حمزہ نے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہمارے حمزہ صاحب لوہے کے چنے ہیں، راجہ نواز انہیں چبانا چاہے گا تو اپنے سارے دانت توڑ بیٹھے گا۔ دردانہ بیگم بینک مینیجر کے ساتھ آ گئی۔ کاشف اکبر نے کہا، بیگم یہ ہمارے دوست ہی نہیں رازدار بھی ہیں، ابھی یہ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ دردانہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ بولا، میرا نام احمد رمزی ہے، آپ یہاں کام نمٹا لیں پھر ہم چلیں گے۔ دردانہ نے اپنا لاکر کھولنے اور وہاں سے سامان نکالنے کے سلسلے میں ایک رجسٹر پر دستخط کیے، پھر وہ تینوں بینک سے باہر آ کر دردانہ کی کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ جاں باز انہیں دور سے دیکھ رہے تھے۔ حمزہ ان کے ساتھ وہاں سے جا رہا تھا۔ کاشف اکبر اپنی بیگم دردانہ کو یہ خوشخبری سنا رہا تھا کہ امیر حمزہ سے دوستی ہو رہی ہے، اور دوستی کی ابتدا میں ہی امیر حمزہ نے نیک بخت کے خفیہ سیف کو لوٹ کر بہت بڑا سیاسی دھچکا پہنچایا ہے۔ دردانہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ کاشف اکبر سینہ تان کر کہہ رہا تھا کہ اب خفیہ ہاتھ بھی نیک بخت کو آئندہ اقتدار نہیں دلا سکے گا۔ وہ خوش ہونے والے یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ امیر حمزہ میٹھی چھری بن کر ان کی بغل میں بیٹھا ہوا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔